जस्ट मिनट, इसको सेव करके भेज देता हूँ। ओके। तो हेलीकॉप्टर स्ट्रक्चर में हम लोग कहाँ पे विंग फ्यूजलेज पढ़ा दिया था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। एक मिनट, कहाँ चला गया। यस। एएमआर के बुक खोलिए। एएमआर का बुक पेज नंबर था आप लोगों का 64। लैंडिंग गियर आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर में लैंडिंग गियर का स्ट्रक्चर। आपने किस क्लास में पढ़ाया था? कितना सर नंबर? फ्यूजन में बस आपने वो फिगर समझाया था। क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने फ्यूजलाज में सिर्फ वो फिगर दिया हुआ है ना, वो समझाया था, पढ़ाया नहीं था। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था। नहीं। अच्छा, हमें लगा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए कोई नहीं तब। तो ये हमने फिगर कल दिखा दिया था ना। इस फिगर के हिसाब से एक बेसिक हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो इसमें है। मतलब हमारा फ्यूजलेज होगा, फ्यूजलेज में आपका केबिन होगा, कार्गो होगा, डोर्स हो गए, मेन पैसेंजर डोर हो गए, फिर आपका रोटर का ब्लेड्स का हेड स्ट्रक्चर से ऊपर जो अटैच होता है वहां का हो गया, टेल बूम हो गए, ये सारे चीज फ्यूजलेज में कंट्रोल होते हैं। So the major sub-assemblies of a single rotor helicopter are the forward fuselage and the tailboom. ये मेजर सब असेंबली मतलब आगे का और पीछे की बात कर रहा है। यानी आगे आपका हो गया फॉरवर्ड फ्यूजलेज, पीछे हो गया आपका टेल बूम। Major component of a Sikorsky S-76 helicopter, the forward fuselage consists of a lower fuselage tub. एक्चुअली ये लोअर फ्यूजलेज जो टब लिखा है वो हब होता है। कई लोग उसको हल भी बोलते हैं, हल हल भी बोलते हैं या अब भी बोलते हैं। And an upper fuselage cabin. Very important line. The lower fuselage including in the integral fuel tank सबसे यानी कि जो लोअर फ्यूजलेज है उसमें हमारा इंट्रीगल फ्यूल टैंक होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द फ्लोरिंग। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब होता है आपको फ्लोरिंग बनाना। जैसे आपके सीट को अरेंज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रेलिंग बनाते हैं। उसके साथ साथ उसमें जो पतले पतले बीम्स लगाए जाते हैं फॉर द फ्लोर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसी को लिखता है फ्लोरिंग। रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपका हेलीकॉप्टर में रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर है तो उसका भी अटैचमेंट कहाँ करेंगे, लोअर फ्यूजलेज में करेंगे, जो नीचे ही लैंडिंग गियर होता है। एंड द कार्गो हुक, कार्गो हुक का मतलब क्या होता है, जब भी हेलीकॉप्टर में सर्वे होता है, ध्यान सुनिएगा, सर्वे किया जाता है जब हेलीकॉप्टर का यूज सर्वे में होता है, या आपका कोई बहुत बड़ा कार्गो है उसको एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है, तो उस केस में क्या होता है, हेलीकॉप्टर के लोअर फ्यूजलेज में हमारा एक हुक होता है जिसको बोलते हैं कार्गो हुक। उस हुक में आप उस सामान को बाइंड करके कहीं भी आप इजिली ले जा सकते हैं, और उसका स्विच होता है हमारे कॉकपिट में, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्विच, जिसका सीलिंग स्विच होता है। सीलिंग को जैसे ही ऑपरेट कर देंगे तो सीलिंग क्या होगा, ऊपर की ओर खींच लेगा उस सामान को। ये कार्गो एडिशनली चीज है, हर हमेशा हेलीकॉप्टर में नहीं लगा रहता है। जब आपकी जरूरत है तो उसको लगा लीजिए, जब जरूरत खत्म खत्म हो जाएगा तो उसको निकाल देना है, क्योंकि बेवजह उसको लगाने का कोई मतलब नहीं। अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं जाना है सर्वे करने के लिए, कहीं बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है, तो उस हम कंपोनेंट को हम अटैच करते हैं। एडिशनली कहाँ करते हैं, लोअर ये पेज फ्यूजलेज नंबर के लिए। पेज नंबर है 63। 63 का कौन सी बुक का? एएमआर। तो सर जो लोअर फ्यूजलेज में आपका क्या क्या आ गया, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक तो आपका हो गया भाई फ्यूल टैंक पूरा का पूरा। दूसरा क्या होता है आपका पूरा उसमें लैंडिंग गियर का, अगर आपके लैंडिंग गियर है रिट्रैक्टेबल है तो उनका पूरा स्ट्रक्चर अटैच होगा। फ्लोरिंग होगी उसकी,
लोअर स्ट्रक्चर में फ्लोरिंग की जाती है ताकि आपका केबिन फ्लोर और पैसेंजर केबिन बन सके। और कार्गो हुक इफ इन इंस्टॉल, देखो साफ लिखा हुआ है कार्गो हुक में, इफ इट इज इंस्टॉल्ड इंक्लूडिंग इन द अपर फ्यूजलेज आर द कॉकपिट। अब ऊपर में आइए, लोअर फ्यूजलेज के बाद अपर फ्यूजलेज में क्या क्या आता है? कॉकपिट्स, केबिन, टू इंजन कंपार्टमेंट enclosed by the firewall and cowling, a transmission compartment and the main transmission fairing। अब ये फेयरिंग का मतलब क्या होता है? मेन ट्रांसमिशन फेयरिंग, जब हम ट्रांसमिशन डेक को कवर करते हैं, यानी कि उसके जो पैनल्स लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फेयरिंग। द फायरवॉल एंड कॉलिंग, ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट एंड मेन ट्रांसमिशन फेयरिंग एंड ए बैगेज कंपार्टमेंट। आपको पता है कार्गो के टेल बूम में हमारा क्या होता है? बैगेज कंपार्टमेंट होता है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? अपर फ्यूजलेज के पार्ट हैं। लोअर फ्यूजलेज के पार्ट अलग थे, अपर फ्यूजलेज के पार्ट ये सब हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट इज इन द नोज एंड एन इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट इज ऑफ द बैगेज। नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपका एवियोनिक्स कंपोनेंट पूछता है, एवियोनिक्स कंपोनेंट कहाँ कहाँ होते हैं, तो वो नोज में होता है। अगर वो पूछता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहाँ कहाँ होते हैं, तो वो कार्गो में होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब हो गया आपका फैडक हो गया, आपकी बैटरी हो गई, आपका एएलटी हो गया, आपका अल्टीमेट हो गया, आपका स्विचेस हो गए, सारे जो फ्यूजेस बॉक्स होते हैं, वो सारा आपका कार्गो के पीछे एक बॉक्स बना रहता है इलेक्ट्रिकल, वहां पर डाला रहता है। तो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल कार्गो में होते हैं और हमारा एवियोनिक्स जितने होते हैं वो सारे नोज सेक्शन में इंस्टॉल किया रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Flight control, sorry, an electronic compartment is in the nose and the electrical compartment is the aft of the baggage compartment. A flight control enclosure is in the center aft portion of the cockpit. Center aft portion मतलब बीच का, उसके ठीक पीछे क्या दिया हुआ है? फ्लाइट कंट्रोल इंक्लोजर। क्यों फ्लाइट कंट्रोल इंक्लोजर क्यों होता है सेंटर आफ्ट में? आपको मैंने बताया था, हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर इसमें भी लगे रहते हैं। हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एलिवेटर नहीं लगा रहता है, रडर भी इसमें नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल स्टेबलाइजर होते हैं। कहाँ लगा रहते हैं? टेल बूम में। इसलिए लिखता है सेंटर आफ्ट पोर्शन ऑफ द कॉकपिट। द कॉकपिट, केबिन एंड बैगेज कंपार्टमेंट आर इंटर्ड थ्रू डोर्स both side of the fuselage। नोट कीजिएगा, the tail cone attached to the rear to the fuselage support the intermediate and tail gear box। आपका टेल बूम में पीछे क्या क्या लगा रहता है? टेल रोटर के लिए टेल गियर बॉक्स होते हैं, ड्राइव शाफ्ट, टेल रोटर एंड इट्स एसोसिएटेड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि टेल रोटर को कंट्रोल करने के लिए जो उसका सिस्टम्स लगा रहता है, कहाँ? टीजीवी के साथ। और उसका कनेक्शन किसके साथ होता है? टीडीएस मतलब टेल रोटर ड्राइव शाफ्ट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर्स एंड द लाइट जैसे आप फ्री फिक्स विंग में आपने लाइट देखा, बहुत सारे विंग टिप में लाइट होते हैं, लैंडिंग लाइट होता है, आपका पोजीशन लाइट होता है, आपका वर्ट कोलाइजन लाइट होता है। तो वो सारे लाइट हेलीकॉप्टर में भी लगे रहते हैं। तो सबसे पहला हम पोजीशन लाइट की अगर बात करते हैं, तो दोनों तरफ के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगा रहेगा आपको पोजीशन लाइट। उसके बाद वर्टिकल स्टेबलाइजर के बिल्कुल टॉप पे वहां क्या लगा रहता है? एंटी कॉल लाइट। अब यहाँ पे दो बात आती है, एंटी कॉल लाइट एक ऊपर भी रहता है और एक हमारे लोअर फ्यूजलेज में भी डाला रहता है। उसके बाद आपका होता है इसमें पोजीशन लाइट के बाद आपका सिंपल जो लैंडिंग लाइट्स भी होते हैं हमारे हेलीकॉप्टर में, लैंडिंग के टाइम में वो यूज होते हैं, तो जो लोअर फ्यूजलेज में लगा रहता है। इतने लाइट्स हमारे हेलीकॉप्टर में लगे रहते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टेल बूम, वेरी इंपॉर्टेंट, टेल बूम का सबसे पहला काम क्या है? इज टू सपोर्ट द स्टेबलाइजर्स and surface and tail rotor of the helicopter।
टेल बूम में यही दो चीज लगा ही रहता है, एक तो टेल रोटर लगा रहता है, एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर या वर्टिकल स्टेबलाइजर दोनों बोल सकते हो, वो लगा रहता है। इसीलिए द प्राइमरी पर्पस ऑफ द टेल बूम इज टू सपोर्ट द stabilizers surface and the tail rotor of the helicopter. The tail rotor is used to control the yaw of the aircraft and to contract the torque of the engine transmission system. मैंने आपको शुरू में बताया था टेल रोटर का काम क्या होता है, एंटी टॉर्क फोर्स जनरेट करना, यानी कि जो मेन रोटर ब्लेड जो टॉर्क फोर्स क्रिएट करता है उसके अगेंस्ट में फोर्स करता है टेल रोटर, एंटी टॉर्क। और दूसरा हमारा टेल रोटर क्या करता है, डायरेक्शनल कंट्रोल यानी योइंग करने में हमें हेल्प देता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द फॉरवर्ड फ्लाइट। मैंने आपको कल भी बताया था वर्टिकल स्टेबलाइजर हम पहले ही से क्या करते हैं, एक एंगल पे सेट कर देते हैं ताकि हमें जो फिक्स विंग में प्रॉब्लम आता था, रडर पैडल को प्रेस करके रखना पड़ता था उसके अगेंस्ट में, तो अभी हेलीकॉप्टर में तो रडर पैडल है नहीं कि वो कंट्रोल करे रडर को, इसलिए क्या करते हैं हम लोग पहले ही से यानी बाई मैन्युफैक्चरर वो जो डिजाइन होता है वर्टिकल का ओवल शेप यानी कि हल्का टर्न करके हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल बीट मतलब कह सकते हो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं हो, आपको नजर आएगा टेल बूम के साथ परपेंडिकुलर ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा टिल्ट करके घुमा कर लगाया जाता है। नाउ so vertical stabilizers provide stability in forward flight and relieve the tail rotor of the sum of the workload in forward flight. As shown in the figure 279, the tail skid may project below the tail rotor and vertical stabilizer and used to protect the tail rotor from ground contact. Very important line. ये तो tail skid दिख रहा है पीछे फिगर में, देखो सब कोई बिल्कुल पतला सा टेल बूम के नीचे अटैच रहता है, टेल स्कीड बोलते हैं उसको। ये टेल स्कीड मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले भी, क्या करता है अपने आप को हार्म कर सकता है लेकिन फ्यूजलेज को हार्म ना पहुंचे, इसीलिए हम टेल स्कीड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टेल बूम बहुत ही बार क्या होता है हल्का होने के कारण क्या कई बार लैंडिंग के टाइम में ग्राउंड से कांटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेल के जो पीछे का पोर्शन है यानी कि टेल रोटर ब्लेड्स हो सकते हैं या आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर में जो होता है उसमें क्रैक आ सकते हैं ड्यू टू द हेवी लैंडिंग, इसलिए टेल स्कीड लगा दिया जाता है। टेल स्कीड क्या करता है, जब आपका हेलीकॉप्टर हेवी लैंडिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली वो टेल स्कीड अपने ऊपर पूरा लोड ले सकता है, हालांकि वो टूट भी जाए क्रैक आ जाए कोई मतलब नहीं, टेल स्कीड इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन आपका मेन स्ट्रक्चर जो है जो टेल बूम उसमें जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बचा होना चाहिए, उसके अंदर क्रैक नहीं आना चाहिए। तो टेल स्कीड में प्रोजेक्ट बिलो द टेल रोटर्स एंड vertical stabilizer and is used to protect the tail rotor from ground contact. A horizontal surface is found on most helicopter. This surface may be fixed horizontal stabilizers used to improve the pitch stability of the helicopter, or it may be movable elevators used to improve the pitch control of the craft. अब ये बात कर रहे हैं कि सर एलिवेटर तो होता नहीं, नहीं एलिवेटर नहीं होता है, वो खुद स्टेबलाइजर्स क्या होता है मूव करता है एज ए एलिवेटर किसी किसी हेलीकॉप्टर्स में, जर्नली में ये फिक्स किया रहता है, इसको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका सारा कंट्रोल कौन कर लेता है, टेल रोटर कर लेता है। लेकिन किसी किसी में ये मूवेबल बनाया जाता है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल एज एलिवेटर की तरह काम करेगा। तो ये था हमारा फ्यूजलेज का बेसिक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, कहाँ पे क्या लगा रहता है, किसके के साथ कौन सा अटैच होता है, किसका क्या काम है। तो हमारा हेलीकॉप्टर का ये बेसिक फ्यूजलेज स्ट्रक्चर्स हो गया। अब आते हैं लैंडिंग गियर का स्ट्रक्चर में। लैंडिंग गियर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक तो पहला हो गया आपका रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर भी लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर में, और दूसरा हम लैंडिंग स्कीड लगाकर हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं, जिसमें कोई भी व्हील नहीं होता है, कोई भी टायर नहीं होती है, सिंपल एक लैंडिंग स्कीड होता है जिसके हेल्प से हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे आराम से लैंड कर जाता है।
तो इसलिए देखिए इस फिगर में भी क्या बना हुआ है, लैंडिंग स्कीड लगा हुआ है, जिसको मेन स्कीड लिखा है, लैंडिंग स्कीड बोलते हैं इसको। मतलब ड्यूरिंग द लैंडिंग इसी चीज का हेल्प करके ग्राउंड पे वेरी इजिली लैंड करता है। लेकिन किसी किसी हेलीकॉप्टर में आपको व्हील भी मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। खास करके आप जितने भी 5 रोटर के ब्लेड्स देख लो, 5 रोटर का ब्लेड जितना भी होगा वो सारे में आपको रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर भी लग रहा है। क्यों? अब पूछेंगे क्यों ऐसा होता है? ऐसा बिकॉज ऑफ द लोड, बिकॉज ऑफ द वेट। क्योंकि उनकी जो ऑल ऑफ वेट होती है वो 5,000 किलो से ज्यादा होती है। तो 5,000 किलोग्राम से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? वेट जब ज्यादा होता है तो ये जो लैंडिंग स्किड बहुत हल्का होता है, ये उतना लोड नहीं ले पाता है। इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर्स को जो लोड है वो बहुत इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, लैंडिंग गियर, जिसमें 3 व्हील होती है, जिसको रिट्रैक्टेबल हम लैंडिंग गियर बनाते हैं। खास करके 5 ब्लेड वाले में लगाया जाता है, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में जान के लगाया जाता है, बिकॉज ऑफ द सेफ एंड इम्प्रूविंग द लैंडिंग क्वालिटी। अच्छा, दो चीजें आगे, एक तो बड़ा हो गया। तो क्या होता है ना, रनवे पे जब लैंड करता है ना, तो उस समय आपको पता होना चाहिए, जब टैक्सिंग होती है रनवे में, तो ये हेलीकॉप्टर के व्हील जो है बहुत इजीली टैक्सिंग कर लेता है। लेकिन जिसमें व्हील नहीं है वो क्या करेगा भाई? उसको तो टैक्सिंग करना है, उसको तो साइड लगाना है रनवे पे आने के बाद। तो क्या हो जाता है, वो इन हाउरिंग कंडीशन, मतलब हवा में ही रह के वो अपने आप को धीरे 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 टैक्सिंग करता है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे हेलीकॉप्टर का काफी ज्यादा फ्यूल वेस्ट हो जाता है। ये एक एक क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर हवा में रहेगा और हवा में ही रख के उसको आपको क्या करना है, रनवे पे उतारना है, रनवे के साथ फॉलो करना है, उसका टैक्सिंग करना है, और फिर आपको साइड लगाना, पार्किंग करने के लिए। लेकिन जिसमें व्हील हो जाता है तो क्या करता है, वेरी इजिली कहीं जैसे हेलीकॉप्टर, सॉरी, जैसे फिक्स विंग लैंड करता है, वैसे ही ये भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पर लैंड करेगा, उसके बाद ये व्हील के हेल्प से बहुत इजिली पार्किंग हो जाता है। तो लैंडिंग गियर देखते हैं हम लोग इसका। The function of the landing gear on the helicopter under normal condition is to provide a support on which the helicopter can rest. The main structural requirement for the landing gear is to absorb the energy due to the descent. Although landing gear is traditionally constructed of aluminum, many manufacturers are switching to crushable graphite composite material in landing gear construction. इसको बहुत ही इजिली नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन से हेलीकॉप्टर में हम किस तरह का यूज करेंगे लैंडिंग गियर। साफ लिखा हुआ है, सबसे जो हल्का होता है, जिसमें कोई ज्यादा वेट नहीं हो, 2 ब्लेड का हो, वो लोग ऑल्दो लैंडिंग गियर इज ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्ट ऑफ एल्युमिनियम के बना सकते हैं। Many manufacturers are switching to crushable graphite composite material is in landing gear constructions to provide additional energy absorption beyond the provided by metal. अब ये क्यों लगा रहता है? मेटल जब मेटल का अगर फुल मेटल कंस्ट्रक्शन अगर बनाते हैं, पहला तो वेट बढ़ जाएगा, दूसरा क्या होता है, जब वो ग्राउंड पे नीचे आता है तो उसकी जो शॉकिंग लोड होती है वो लैंडिंग स्पीड पे बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि अचानक से नीचे उतरना, तो हेलीकॉप्टर के पूरे बॉडी का जो शॉक लोड होता है वो ग्राउंड से अपोजिट कर ले, ग्राउंड से अपोज करके फोर्स उसको मिलता है, जो बॉडी के स्ट्रक्चर में क्रैक ला सकता है। इसीलिए आजकल के जो हेलीकॉप्टर्स के जो लैंडिंग स्किड बनाए जाते हैं, उनमें हम ज्यादातर किस चीज का यूज करते हैं, ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल, to provide additional energy absorption beyond the provided by metal. So helicopters can have a landing gear that is either fixed or retractable. अब हम बात कर रहे हैं जिसमें चक्का या व्हील लगा रहता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, रिट्रैक्टेबल भी हो सकता है। The fixed landing gear may consist of the pair of the skids, wheels और float. नोट कीजिएगा इसको। जिस हेलीकॉप्टर को आपको, इसमें 3 कंडीशन है। पहला है, अगर आप रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर कंसिस्ट ऑफ द रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर कंसिस्ट ऑफ ए रिट्रैक्टेबल व्हील्स
सिमिलर टू द फिक्स विंग एयरक्राफ्ट। अगर आपका फिक्स लैंडिंग गियर है तो उसमें क्या क्या लगेगा, या तो लैंडिंग स्किड लगा दीजिए, या तो उसमें व्हील लगा दीजिए, या तो उसमें फ्लोट लगा दीजिए। अभी कहेंगे सर फ्लोट क्यों इसलिए लगाते हैं, फ्लोट हमारा पानी में उतार सके हेलीकॉप्टर को इन द केस ऑफ द इमरजेंसी। तो वो पानी में वेरी इजिली उतर जाता है, तो क्या होता है ना, उसके लैंडिंग स्किड में फ्लोट इक्विपमेंट लगा रहता है। जैसे ही आपका लगता है कि हमें अभी यहाँ पे इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा और वहां पे वाटर है, समुद्र है, तो हम क्या करेंगे, वेरी इजिली वहां पे फ्लोटिंग इक्विपमेंट को ऑन करेंगे, तो आपका जो लैंडिंग स्किड के नीचे पूरा का पूरा बैलून जैसा फ्लोटिंग इक्विपमेंट ओपन होता है और बहुत इजिली आपका वो पानी में तैर सकता है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी फीचर्स ऑफ द लैंडिंग गियर। दैट मीन्स हम लैंडिंग गियर ही बोल रहे हैं, लेकिन लैंडिंग गियर के जगह पे हम हेलीकॉप्टर में क्या यूज करते हैं, लैंडिंग स्कीड। और वही स्कीड फ्लोटिंग का भी यूज कर सकता है, और या तो उसमें फिक्स्ड व्हील लगा दो। व्हील का मतलब कोई रिट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसमें व्हील होंगे, यानी नोज व्हील होगा हमारा, उसके बाद हमारा पीछे दो मेन व्हील होते हैं, जिसके वजह से इजिली आप कहीं भी ग्राउंड पे हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकते। लेकिन हाँ, वो रिट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें ड्रैग लगता रहेगा। हालांकि हेलीकॉप्टर में जो ड्रैग्स होते हैं वो बहुत ही मिनिमम होता है, बिकॉज ऑफ द सारा लिफ्ट तो आपका कौन करता है जनरेट, रोटर ब्लेड। आगे देखते हैं। The retractable landing gear consists of the retractable wheel similar to the fixed wing aircraft. बिल्कुल similar. The fixed six-speed system, so in the figure 279, may or may not incorporate a shock absorption system. लिखा है may or may not be a shock absorption system. If no shock absorber is used, the skid structure is mounted directly to the bottom of the helicopter fuselage. If a shock absorber is used, it usually include an air oleo cylinder near each end of each skid. Both the wheel and the skid landing gear have advantage and disadvantage. The skid gear so is less complex than the wheel and is very durable, but it's difficult to maneuvering the helicopter on ground. For the wheel type landing gear, an air oleo shock absorber is normally used. अभी हमने दो यहाँ पॉइंट देखा। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि लैंडिंग स्किड जिसमें लगा हो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या बताया उसने कि वेरी इजीली नो एनी, सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया, आपका हेलीकॉप्टर हल्का होता है, वेट कम। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर में व्हील नहीं होने के कारण लैंडिंग स्किड से आप इजिली कहीं भी लैंड कर सकते हैं। हालांकि व्हील में भी कर सकते हैं, लेकिन व्हील एक ऐसा चीज है, अगर आप हल्के समतल एरिया से नहीं है, आप वहां लैंड कराना चाहते हो, तो वो व्हील क्या करता है, बैलेंस नहीं बनाएगा हेलीकॉप्टर को। लेकिन ये स्कीड ऐसा है, कहीं भी आप इसको इजीली उतार सकते हैं। दूसरा आपका क्या बताता है, सबसे बड़ा चीज कि बोथ द व्हील एंड स्कीड लैंडिंग गियर हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। द स्कीड गियर shown in the less complex that wheel is very durable, but it is difficult to maneuvering the helicopter. अब स्कीड लगाकर आप सोचोगे हम हेलीकॉप्टर को मैनुअरिंग कर ले, तो वो थोड़ा टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि पूरा हेलीकॉप्टर का मैनुअरिंग करने का मतलब क्या होता है, डाइव मारना। हेलीकॉप्टर क्या होता है ना, कई बार अचानक से डाइव मार जाएगा नीचे की ओर, अचानक से ऊपर भी जा सकता है, साइड भी मूव कर सकता है। तो ये जो सडन जो मूवमेंट होता है हेलीकॉप्टर का, उसमें ये जो स्पीड है वो काफी हद तक उसको ड्रैग क्रिएट कर देता है। क्यों, क्योंकि एक तो ये वेट का फैक्ट बन जाएगा, दूसरा आपका जो है ये जो स्पीड साथ साथ में भी वो भी मैनुअरिंग करेगा। तो स्पीड को मैनुअरिंग साथ साथ करना एक टफ काम हो जाता है, खास करके लो ग्राउंड स्पीड पे। जब आप लो ग्राउंड स्पीड पे हैं तो, अब जैसे हेलीकॉप्टर में क्या होता है ना कि जैसे आप पहाड़ पे हैं, मान लो हिली एरियाज में, तो आप अचानक बिल्कुल टॉप पे, आप टॉप के हिली एरियाज पे आपने लैंड किया, इन केस मान लेते हैं। अब आपको वहां से टेक ऑफ करना है, और टेक ऑफ करके आप क्या कर सकते हैं,
सीधे टॉप से तो टॉप आप फ्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही आप टेक ऑफ कीजिएगा, अब आपको जाना कहीं और, बहुत ही नीचे जाना है, तो क्या करेगा वो हेलीकॉप्टर, बहुत तेजी से नीचे डाइव करता है। तो इतना स्पीडली नीचे वो गिरेगा, लगेगा कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, लेकिन वो इतनी हाइट है कि उसको नीचे करने के लिए आपको डाइव करना पड़ेगा, ताकि हमारे मेन जो दूसरा जहाँ पे प्रेशर अवेलेबल होता है वहां पर हमारा ब्लेड पहुंच सके और वहां से हम नॉर्मल फ्लाइंग कर सके। तो ये हमारा जो है लैंडिंग स्किड्स होते हैं, उनमें ये लो ग्राउंड स्पीड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। हम इसलिए हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हमारे हिली एरियाज में अगर हेलीकॉप्टर कोई फ्लाई करता है तो उसके लिए आपका एयर का प्रेशर वहां पर हाई होना चाहिए। हेलीकॉप्टर्स गियर नाउ, आगे देखते हैं। द स्कीड गियर शोन इन द लेस कॉम्प्लेक्स व्हील एंड वेरी ड्यूरेबल बट इज डिफिकल्ट टू मैनेज द हेलीकॉप्टर ऑन ग्राउंड। फॉर द व्हील टाइप लैंडिंग गियर एंड एयर ओलियो शॉक ऑब्जर्वर इज नॉर्मली यूज्ड। या जिसमें व्हील लग गया तो उसमें आपको तो ओलियो शॉक ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा। विदाउट एनी शॉक ऑब्जर्वर वो क्या करेगा, व्हील जैसे ही आप लैंड करोगे तो उसकी जो शॉकिंग माउंटिंग से स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, इसलिए वहां पर शॉक ऑब्जर्वर बहुत जरूरी होता है। Retractable landing gear on a helicopter is similar in the basic design to an aeroplane retraction system. Helicopters can have a float installed in the place of their normal landing gears. This types of conversion is most often found on helicopters equipped with the skids. Note कीजिएगा, फ्लोटिंग हमेशा स्कीड वाले में ही लगेगा, व्हील वाले में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि व्हील वाले एयरक्राफ्ट में क्या होता है, रिट्रैक्टिंग हो या ना हो उसमें आप फ्लोटिंग इक्विपमेंट नहीं लगा सकते। लेकिन स्कीड वाले में फ्लोटिंग इक्विपमेंट इसलिए लगाता है क्योंकि स्कीड क्या होता है, चौड़ा होता है, और फ्लोटिंग इक्विपमेंट भी बिल्कुल स्कीड की तरह ही होता है लेंथ वाइज में, और इजिली वो उसमें इंस्टॉल हम कर सकते हैं। So helicopter can have a float installed in the place of their normal landing gears. This type of conversion is most often found on helicopters equipped with the skids due to the simplicity of the conversion. Such a conversion allows the helicopters to ऑपरेट इक्वली वेल फ्रॉम लैंड और वाटर। एक यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो हमारा नॉर्मल स्कीड होता है, यानी नॉर्मल बात करते हैं अगर हम स्कीड की, तो उसमें जो शॉक ऑब्जर्वर की जगह पे हम एक सिलेंडर लगाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर से तो अटैच करेंगे ही करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर आपको पता है, लोअर फ्यूजलेज के साथ। तो लोअर फ्यूजलेज के जब स्ट्रक्चर के साथ हम अटैच करते हैं जब लैंडिंग स्कीड को, तो वहां पर छोटा सा ऑब्जर्वर डाला रहता है, बहुत बड़ा ऑब्जर्वर तो नहीं होता है, और वो उस ऑब्जर्वर को हम ओलियो शॉक स्टड नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग सिंपल पिस्टन मूवमेंट का शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं। वो लगाना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है एवरी लैंडिंग देयर इज ए शॉक माउंटिंग टू द स्ट्रक्चर। जब वो लैंड करता है तो स्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा लोड आता है, इसलिए उस लोड को कम करने के लिए हम लैंडिंग स्कीड में भी ऑब्जर्वर लगाते हैं, जो शॉक को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब इसका प्लेस कहाँ होता है, तो बिल्कुल लोअर फ्यूजलेज जहां पर अटैच करेंगे लैंडिंग स्कीड का बैकवर्ड में। देखिए दो होता है, अब इसका फिगर आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ फिगर नहीं है, ये तो मैं क्लियर कर देता हूं। चलो इस फिगर में भी देख लेते हैं, 279 फिगर में देखो, ये दो जगह से ज्वाइंट है, गौर से इस फिगर को देखो, 279 फिगर को, लैंडिंग जो स्कीड है वो दो जगह से ज्वाइंट है, आगे फ्यूजलेज की बिल्कुल फॉरवर्ड पोर्शन से, और एक है बिल्कुल फ्यूजलेज के पीछे, यानी कि हल्का पैसेंजर एरिया से ठीक पीछे वाले एरिया में, जहां पर आपका एमजीबी सेक्शंस वगैरह होते हैं। अब ये जो पीछे वाला जो अटैचमेंट पॉइंट होता है वो मेन अटैचमेंट होता है, मेन जिसको बोलते हो, यानी कि पीछे में ही ज्यादा आपका लोड आता है। कारण, क्योंकि पीछे ही इंजन है, पीछे ही आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, तो इंजन और ट्रांसमिशन के इतना जो हेवी लोड होता है, खास करके ऊपर से आपका जो मेन रोटर ब्लेड उसी पे अटैच है एमजीबी के ऊपर, उसका लोड अलग से, तो इसीलिए पीछे वाले जो हमारे लैंडिंग स्किड होती है तो थोड़ा हेवी बनाया जाता है, और उसी में शॉक एब्जॉर्बर को अटैच किया जाता है। नहीं तो एमजीबी का जो डेक होता है ना, उसमें क्रॉसिंग एक बार लगी रहती है,
और वो क्रॉसिंग बार में हर हर हमेशा क्रैक आने की कोशिश करेगा। अगर आपका ये शॉक एब्जॉर्बर फेल हो गया मान लो, तो उसके क्रॉसिंग बार, जो एमजीबी की जो क्रॉसिंग बार होती है, उस पे हर हमेशा क्रैक आता है। और वो क्रॉसिंग बार इट इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, फ्यूजलेज स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उस पे क्रैक आ जाएगा। तो उस क्रैक को इसलिए शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कोई भी माइन्यूट क्रैक भी अगर आ गया तो उसको आप चेंज कर दीजिए। माइन्यूट क्रैक भी होता है, क्यों? क्योंकि वो सबसे हेवी स्ट्रक्चरल मेंबर होता है हमारा एयरक्राफ्ट का, सॉरी पूरा हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा लोडिंग कैरिंग वहां पे होता है, लोड बहुत ज्यादा लगता है। तो शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल लैंडिंग गियर में जितना बड़ा शॉक स्टार्ट होता है उस तरह के नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है ऑब्जर्वर। और वो ऑब्जर्वर में पिस्टन मूवमेंट करता है, पिस्टन अप एंड डाउन करता है थ्रू द ऑयल, और उसी से हमारा लैंडिंग का पीछे का जो बड़ा सा पोर्शन लैंडिंग स्किड का, वो एब्जॉर्ब फ्री हो जाता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर फ्री हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है रेजोनेंस। आपको मैं बता दूं, रेजोनेंस एक टर्म है। जब लैंड करता है तो उस समय सबसे ज्यादा रेजोनेंस होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अब क्या होता है, रोटर ब्लेड इतने स्पीड से टर्न होता रहता है, तो सबसे पहला रोटर ब्लेड जो स्पीड है उसके कारण से क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी आती है रोटर ब्लेड। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, धीरे 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 वाइब्रेट करते 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 आपको एमजीबी तक आएगी, क्योंकि एमजीबी उसी से अटैच रहता है, और एमजीबी बॉडी से अटैच है, तो बॉडी पूरा वाइब्रेट करते हैं, मतलब उतना भी नहीं करेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट होते रहती है। तो लैंडिंग स्पीड में भी क्या होता है, अपना एक खुद का, क्योंकि हर कंपोनेंट की अपनी क्या होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो दोनों मैच कर जाता है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जब ये मैच करता है तभी आपका ये लैंडिंग गियर क्या होता है, हल्का हल्का वाइब्रेट करता रहता है। अगर अचानक उसको रोकने की कोशिश करोगे, यानी ग्राउंड पे टच करने की कोशिश करोगे, तो उस समय ये शॉक बहुत ज्यादा देता है, किसको? एयरक्राफ्ट के बॉडी को। कारण यही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए हम लोग शॉक ऑब्जर्वर लगाते हैं। कभी भी आप जब बैठोगे हेलीकॉप्टर में तो आपको फील हो जाएगा, जब लैंड होगा तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल आप लगेगा कि हम बिल्कुल ऐसा झटका लगा मुझे, हल्का सा भी लगेगा झटका आपको जब लैंड करता है। क्यों करता है वो ऐसा झटका? क्योंकि द फ्रीक्वेंसी, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग एट द ग्राउंड। जब वो टच करता है तो आपको हल्का सा बॉडी में कंपन होगा, झटका लगेगा। क्लियर है? हेलीकॉप्टर लैंडिंग गियर स्ट्रक्चर्स। यस सर। एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो? सर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि रोटर क्राफ्ट के जो स्ट्रक्चर्स में हमने दो चीज दोनों देख लिया था, टेल रोटर के स्ट्रक्चर्स, मेन रोटर ब्लेड के स्ट्रक्चर्स आपके। अब आते हैं कि मेन रोटर ब्लेड जो लिफ्टिंग डिवाइस में सबसे मेन होता है हमारा, और टेल रोटर भी हमारा क्या है, लिफ्टिंग डिवाइस है, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर ओनली एंटी टॉर्क के लिए। अब हम बात करते हैं जो कंट्रोल, ऊपर मैंने आपको बता दिया था, रोटर कंट्रोल सरफेसेस में जो साइक्लिक था, कलेक्टिव था, इन सब का मैंने कनेक्टिंग करके बता दिया था, कैसे कैसे हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं हम अपने हेलीकॉप्टर। पूरा डिटेल में तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे, अब हमारा स्ट्रक्चर में बच रहा है पूरा, अब हमारा डोर, यानी कि जो डोर फ्यूजलेज में लगता है वो, और विंडो, ये दोनों का स्ट्रक्चर हमारा बच रहा है। रोटरक्राफ्ट में और भी है, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि अभी जब तक आपका सेम फोर में से सेम थर्ड आपका शुरू होगा, उसमें अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए मैं इसको भी नहीं टच करूंगा। ठीक है? अब हम लोग चलेंगे कहां पर? डोर एंड विंडोज। कहाँ चला गया? ये रहा पेज नंबर है आपका, बता देता हूं मैं। पेज नंबर है AMR 38। पेज नंबर AMR 38, डोर एंड विंडो। अब
कैसे डोर का स्ट्रक्चर होगा, क्या 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 डोर में मैकेनिज्म होते हैं, क्या क्या डोर, कैसे डोर हमारा लगता है फ्यूजलेज के साथ, ये पूरा स्टडी करना है इसमें। और खास करके फिक्स विंग और रोटर विंग का दोनों का डोर, और हमारा विंडो किस तरह से बनता है, विंडो का क्या क्या स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे अटैच करते हैं फ्यूजलेज में, ये भी आपको पढ़ना है। तो डोर एंड विंडोज, ठीक है। पेज नंबर पता चल गया 38। The aircraft fuselage structures must be designed to allow for the opening for doors, windshields and window। इसको नोट कर लो कि पूरे एयरक्राफ्ट में ये तीन चीज है जो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीट करने के लिए, इन तीनों का यूज करते हैं, विंडो, विंडशील्ड एंड डोर्स। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी तो आवाज आ रही थी। सर तो अभी नहीं आ रही ना। अभी क्लियर है? ठीक है, पहले से थोड़ा क्लियर है अब। एक्सक्यूज मी तो सर। सर 3 बजे हमारे सर इंग्लिश स्ट्रक्चर में, सर। अरे सर, बोलो बोलो। हेलो सर। सर 3 बजे सर इंग्लिश की क्लास है सर, अटेंडेंस ले लीजिए। 3 बजे इंग्लिश कहाँ से आ गया? इंग्लिश तो सुबह मॉर्निंग में था। सर पोस्टपोन हो गई। नहीं हुआ सुबह। सर पोस्टपोन कर दी, मैम को कुछ काम था। अरे सर पढ़ाओ ही नहीं छोड़ो, झूठ बोल रहा है। हैं? सर कल कर लेंगे डोर्स एंड विंडो। अरे कोई नहीं, चलो इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। क्या ही हाँ, चलो कोई नहीं, ये हम लोग ऐसे भी नया टॉपिक है डोर एंड विंडो, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली आज हमारा काफी टाइम वेस्ट हो गया उस ऑफिशियली काम में। ओके, चलो ओके सर। कल हम लोग कर